असलम साहब, आबिद बासित साहब, वेद साहब, अनवर साहब और तमाम हाज़रीन जो यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी खुशी की बात है कि आपके एक नौजवान सहाफ़ी साथी शाहिद असलम साहब की तकरीब पजीराई हो रही है। तो कुछ दोस्तों ने यहाँ पे खराज अक़ीदत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो भी ठीक है, लेकिन अगर पजीराई इज़्ज़त अफ़ज़ाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। बाज़ बात लफ्ज़ों का जो गलत इस्तेमाल है उससे कुछ मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। मैं शाहिद असलम साहब को ज़्यादा नहीं जानता था, तो जब पता चला कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है तो मैंने एक दो साथियों से पूछा, तो उन्होंने बताया जी ये वही हैं जो पहले दी न्यूज़ में काम करते थे। फिर मैंने इनका फहद शहबाज साहब का एक क्लिप देखा और इब्तदाई तौर पे मैंने सिर्फ एक ट्वीट किया इनके सपोर्ट में। जैसे ही वो ट्वीट हुआ तो कुछ ही देर में मुझे इतनी कॉलें आनी शुरू हो गई, इतनी कॉलें आनी शुरू हुई कि मैंने कहा इतनी कॉलें तो बहुत लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो सबके लिए आवाज़ उठाइए। तो कितनी आवाज़, इतना फीडबैक तो किसी की वजह से नहीं आया। तो इस बंदे में ऐसी क्या खासियत है? तो पता चला कि इन पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने जनरल कमर जवेद बाजवा के जो एसेट्स हैं उसके बारे में उनको खबर दी है। तो मैं तो फौरन इनका मुद्दा बन गया। तो मैं इनसे उस वक्त मिला नहीं था, लेकिन फिर जब मैंने अपने तौर पर पता किया, इधर से पूछा उधर से पूछा, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, कंफर्म नहीं हो रहा था कि खबर इन्होंने दी है या नहीं दी। और मैंने सोचा यार खबर दी है या नहीं दी, लेकिन नाम तो आ रहा है ना इसका कि इसने बाजवे के एसेट्स को तशखीस बाम किया है, वो बंदा ठीक ही होगा। उसके बाद फिर एक जगह पे मैंने जिक्र कर दिया, कहीं पे कोई फंक्शन था, तो मुझे एक मिनिस्टर साहब ने कॉल की और वो बड़े जनाब मेरे साथ, मेरी उनसे बड़ी पुरानी शनासाई है। तो उन्होंने मुझे अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की और बता रहे हैं कि जनाब ये उस चैनल से इसका ताल्लुक है जिस चैनल ने आप पे ये इल्ज़ाम लगाया, ये इल्ज़ाम लगाया, ये इल्ज़ाम, और आप पे तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम भी लगाया। मैंने कहा हाँ ये मुझे पता है। तो उन्होंने कहा जी ये बंदा ठीक नहीं है। मैंने कहा यार चले आपको चैनल की पॉलिसी से इख्तिलाफ हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, लेकिन बंदा जो है आप ये देखें उस पर इल्ज़ाम कितना ज़बरदस्त और खूबसूरत इल्ज़ाम है। वो मिनिस्टर साहब ने कहा अच्छा मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन बंद कर दिया। तो फिर वो रात को मुझे मिलने आए और दोबारा उन्होंने ना फ़ोन पे जो लबो लहजा था वो कुछ और था, फ़ोन पे कुछ और समझा रहे थे, और जब प्राइवेटली मिले तो कहते हैं हाँ मुंडे ने काम तो चंगा तो मैंने कहा यार आपसे बड़ी मेहरबानी, आपसे बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है अपनी मुनाफिकत खत्म कर दें। मैं कहा मैं तो उसको जानता ही नहीं और मुझे अभी तक ये कंफर्म नहीं हो रहा कि खबर उसने दी है या नहीं दी, क्योंकि वो अहमद नुरानी जो है वो भी बार बार अनाउंसमेंट कर रहा है कि इसने मुझे कोई डिटेल नहीं दी। तो लेकिन ये है कि मैंने अपनी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका जो फीडबैक है उसको सामने रख के अंदाजा लगाया कि ये अच्छा आदमी है, सही है। फिर मैंने कॉलम लिख दिया, तो फिर असल फोन आने शुरू हुए, असल वाले आप समझते हैं ना। तो वो फिर एक लड़ाई शुरू हो गई जिसका मैंने इनको नहीं बताया किस किस से क्या लड़ाई हुई। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा जनाब आप असदपुर को भी इतना नहीं जानते थे, आपने तकरीर कर दी और बाद में फंस गए, इसको तो आप बिल्कुल ही नहीं जानते, तो इसके लिए इतना स्टैंड ले रहे हैं। मैंने कहा यार बात यह है कि मैं शायद असलम को नहीं जानता, लेकिन मैं जनरल कमर जवेद बाजवा को तो जानता हूँ, तो इसका नाम उसके साथ आ रहा है। तो वो भी बात हुई थी कि बिल्कुल शाहिद असलम जो है वो हमारा मुज़ाहमत का नया इस्तारा है। तो ये मुज़ाहमत का नया इस्तारा इसलिए बना है कि इसका नाम साजिश और कीना परवरी के इस्तारे जनरल बाजवा के साथ है।
तो इसलिए भाईजान आप हमारे लिए काबिल फख्र है और मैं मजीद आपको इस तरह से आपकी तारीफें नहीं करना चाहता, आपकी पजीराई इस अंदाज में नहीं करना चाहता कि आपके लिए मिसाइल पैदा हो जाए, लेकिन ये है कि आपने जिस जुर्रत और बहादुरी से अपने खिलाफ इल्ज़ाम का सामना किया और आप डटे रहे, आपने पासवर्ड नहीं दिया और आपने जो हमारे जो बुजुर्ग सहाफ़ी हैं जिनको देखकर हम इस शोबे में आए, आपने उनकी रवायत को आगे बढ़ाया और अच्छी बात यह है कि आपके दोस्त आपके साथ खड़े रहे और आज आपके लिए यहाँ पे एक बड़ी अच्छी एक तकरीब पज़ीराई का एहतमाम किया गया और इसमें आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। एक बात मैं और कहूँगा कि जो मौजूदा हालात का जिक्र हुआ, जब मैं आबिद अब्बासी साहब जब मैं आपको देखता हूँ ना तो मुझे इशफाक साजिद याद आ जाता है। तो इशफाक साजिद मुझे क्यों याद आता है, काफ़ी साल पहले की बात है कि जब मेरी भी एक टेप निकली थी और वो जोड़ जोड़ के बहुत सी चीज़ें, तो मेरे पर भी एक केस बन गया। तो उस वक्त वो इशफाक साजिद साहब RIUJ के प्रेसिडेंट, तो इशफाक और आबिद अब्बासी साहब उस वक्त भी उनके साथ थे और भी बहुत से दोस्त थे। उस वक्त अभी तक मुश्ताक बिन आस साहब जो है वो पाकिस्तान की सियासत का शिकार नहीं हुए थे, तो वो इन्होंने एक कमेटी बना दी थी, एक कमेटी बना दी गई, कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी कि ये हामिद मीर पर इल्ज़ाम सही है या गलत है। कमेटी तो उन्होंने बना दी और अपनी तहकीकात भी शुरू कर दी। उसके बाद इशफाक साजिद साहब जो है वो जब भी मुझे मिलते थे तो मुझे साइड पर जाकर बताते थे कि ए हो गया तो ए हो गया तो हुण इंज हो गया तो बड़े हालात खराब हो गए हैं, लेकिन तुसी फिक्र ना करो मीर साहब असीं तुहाडे नाल। तो उनको बेचारों को बड़े बड़ा उसको तंग किया गया। अल्टीमेटली उसने फिर अपनी एक रिपोर्ट दे दी। तो इसलिए जब ये आबिद अब्बासी साहब को मैं देखता हूँ ना तो इनकी जो साबित कदमी है ना कि ये 2010 की बात है शायद, तो ये 2010 में भी ये इसी तरह एक्टिव थे और अब 2023 आ गया। इस दौरान वही जो केस था 2010 वाला जिसका कि हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया था, लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच ने वो दोबारा खोला 2017 में, क्योंकि उस वक्त भी कुछ लोग जो हैं उनसे नाराज थे और फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब के हुक्म पे फिर FIR दर्ज हो गई। तो फिर जो है ना दोबारा जो हमारे दोस्त हैं ये सारे सगीर चौधरी साहब उस वक्त ज्यादा एक्टिव थे, तो वो दोबारा हमारे साथ खड़े हुए। अली रजा अलवी साहब प्रेसिडेंट थे उस वक्त RIUJ थे। तो ये मैं इसलिए आपको बात बता रहा हूँ कि जब कोई आपके साथ मुश्किल में खड़ा होता है तो आपको वो हमेशा याद रहता है, और जो उस वक्त मुश्किल वक्त में आपके साथ कोई गलत काम करता है, मुनाफिकत करता है, वो भी आपको हमेशा याद रहती है। तो इसलिए शाहिद असलम साहब ये आपका एसेट है, ये सारे लोग जो हैं। और अभी मैं समझता हूँ कि अभी आपको मजीद खबरदार रहने की ज़रूरत है और मजीद आपके लिए जो मुश्किलात का दौर है वो शुरू होने वाला है। मुझे याद है जी इसी हॉल में 2018 के इलेक्शन से पहले एक सेमिनार हुआ था और उस सेमिनार में मैंने यही कहा था कि आप देखते जाएं, अगर आप इकट्ठे ना हुए तो ये जो नई हुकूमत आएगी तो आपके साथ क्या होगा। अभी इमरान खान की हुकूमत आई नहीं थी उसको, और फिर क्या हुआ उसके बाद आपके साथ। तो उनके दौर में 2022 जनवरी फरवरी में पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया गया और उस दौर में ऐसे कवानीन लाने की कोशिश हुई कि वारंट के बगैर आपको गिरफ्तार किया जा सके। तो हम उस वक्त भी उसकी मुखालफत करते थे, कोर्टों में जाके उसको चैलेंज करते थे, उसमें भी स्टे मिल गया था हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब वही जो कानून है, एक पीका ऑर्डिनेंस 2022 जो कि PTI की गवर्नमेंट लेके आई थी ऑर्डिनेंस, और उससे पहले नेशनल असेंबली में एक क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 500 में तरमीम का एक एक्ट अमजद खान न्याजी जो है उसने असेंबली में टेबल किया था एक प्राइवेट मेंबर के तौर पे। उन दोनों को इकट्ठा करके एक बहुत ही खतरनाक किस्म का, खूनख्वार किस्म का कानून जो है उसका मुसद्दा इस हुकूमत ने तैयार किया।
और उस मुसद्दे का नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2023। उन्होंने जो है ना पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन 500 है उसमें तरमीम करनी है। तो उसके बाद पता क्या होगा, उसके बाद वो आपको बगैर वारंट के गिरफ्तार करेंगे। अगर आपने जुडिशरी के बारे में या किसी इदारे के बारे में कोई बात कर दी, बगैर वारंट के आपको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। और जिस तरीके से शाहिद असलम साहब जो है वो अदालत में पेश किया गया और फिर हेयरिंग हुई, पेशियां हुई, कुछ साबित नहीं हुआ, उनको रिलीज कर दिया गया, तो ये ऐसा नहीं होगा, बल्कि लंबी कैद होगी। वैसा ही है जैसा कि फवाद चौधरी साहब जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल में जो एक मीडिया कोर्ट्स का जो उनका फार्मूला था, मीडिया की अदालतें कायम करके वो हमें अंदर करना चाहते थे, तो ये जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, ये भी एक वैसा ही सिस्टम लाना चाहती है। तो हो सकता है कि अगर ये कामयाब हो जाए उसमें, तो उसके बाद जब शायद असलम साहब, आप या मैं या कोई भी हमें से गिरफ्तार होगा, तो इतनी जल्दी हम रहा नहीं होंगे जितनी जल्दी आप रहा होंगे। लेकिन उसके लिए आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहने की जरूरत है और उसके लिए आपको सवाल उठाते रहना चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा प्रॉब्लम है, पता नहीं आप उससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। मुझे ना ये जो इस वक्त सियासी मंदिर पे जो लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, जो सियासी मुहाजरे कर रहे हैं, मुझे सारे एक जैसे लगते हैं। अब इसमें देखें मिसाल कि ये जो ब्लैक कानून है, स्याह कानून है, पीका, ये 2016 में मुस्लिम लीग नून लेके आई। उसके बाद इसका जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है, पीका अमेंडमेंट एक्ट 2022, वो तरीके इंसाफ लेके आई। और अब इससे जो इसकी एक अगली नस्ल है, मजीद खूनख्वार नस्ल जो है, वो दोबारा ये पीडीएम की हुकूमत लेके आ रही है। तो आप ये देखें कि ये पिछली जो 3 हुकूमतें हैं, ये एक ही काम है इनका कि मीडिया की आवाज़ कैसे दबाई जाए और शाहिद असलम को कैसे उठाया जाए, अरशद शरीफ को कैसे शहीद किया जाए, यही है इनका काम। तो हमें अपनी आवाज़ इस तरीके से उठानी है और अपनी जद्दोजहद इस तरीके से करनी है कि हमारी जद्दोजहद का फ़ायदा कोई सियासी जमात ना उठाए। क्योंकि पिछले दौर में अगर मुस्लिम लीग नून आपके साथ खड़ी थी, जो कि वो हमारे साथ खड़ी होती थी, तो इस दौर में अब वही लोग जो पहले हमारे साथ खड़े होके आज़ादी सहाबत के नंबरदार थे, वो इस दौर में आज़ादी सहाबत के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। और पिछले दौर में दुश्मन पीटीआई थी, आज वो कहते हैं कि हम आज़ादी सहाबत के सबसे बड़े नंबरदार हैं। तो इनके जो चेहरे हैं ना, वो एक ही जैसे हैं। तो इसलिए हमें किसी सियासी जमात का अलाकार बने बगैर जो आज़ादी सहाबत की जद्दोजहद है उसको आगे बढ़ाना है। और इस चीज़ को याद रखें कि बातें करनी बड़ी आसान है, यहाँ पे भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके तजावीज़ दे के आप चले जाएंगे, लेकिन जो अमल है ना, अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे सलीम शहजाद साहब का जिक्र हुआ है, शायद आपको ना पता हो, सलीम शहजाद साहब के केस में इस्लामाबाद पुलिस का एक एएसआई था जिसने इंक्वायरी की, जिसने जाके डेड बॉडी को रिकवर किया और उसके बाद वो असल जो कातिल थे जिन्होंने उसको यहाँ से उठाया, किस गाड़ी में उसको लेके कहाँ पे गए, वहाँ पे फिर क्या हुआ, फिर वहाँ से कौन सी गाड़ी में उसको कहाँ लेके गए, सारी उस बंदे ने इन्वेस्टिगेशन की। उसको इतना विक्टिमाइज किया गया और वो खामोशी के साथ वो विक्टिमाइजेशन बर्दाश्त करता रहा। एक दो आपके साथी जो है उनको पता था हम उस बेचारे की कुछ ना कुछ मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाहिर बात है उस इस्लामाबाद पुलिस उसके साथ खड़ी नहीं होती थी, ना एसएसपी ना आईजी, कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता था। अल्टीमेटली उसको नौकरी से निकाल दिया गया और अब वो बेरोजगार है। तो यहाँ पे बात करना बड़ा आसान है, हम हक को सदाकत के नंबरदार, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जब कोई खड़ा होता है ना, तो शाहिद असलम साहब आप खुशकिस्मत हैं कि आपके साथ बहुत से लोग आपके पीछे खड़े हैं। हर किसी के साथ बंदा खड़ा नहीं होता, इसलिए उतनी ही बात करें जितनी आप निभा सकते हैं। और आने वाला वक्त जो है वो बहुत इससे ज्यादा सख्त होगा। मैंने आपको याद करवा रहा हूँ, बहुत से लोग जो है यहाँ मौजूद थे 2018 के इलेक्शन से पहले। इसी हॉल में फजलुर रहमान भी बैठा हुआ था, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बैठे हुए थे, शिवली फराज भी यहाँ पे बैठे हुए थे, परवेज रशीद साहब भी बैठे हुए। सबके सामने मैंने कहा था कि बहुत सख्त वक्त आने वाला है।
अब जो इसके बाद वक्त आएगा ये उससे भी ज्यादा सख्त होगा, उससे भी ज्यादा सख्त होगा। और इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बातें करनी बड़ी आसान है, लेकिन खड़ा होना जो है वो बड़ा मुश्किल है। इसलिए अपने आप में हौसला पैदा करें। आप जो है ना, ये इस वक्त जिन लोगों से आपका मुकाबला है उनको सिर्फ एक ही बात कहनी है कि ये लोग क्या जनरल ज़ियाउल हक से बड़े बदमाश हैं या ये परवेज मुशर्रफ से बड़े बदमाश हैं। तो सिर्फ आपको शाहिद असलम जैसा हौसला चाहिए, और अगर आपके पास शाहिद असलम जैसा हौसला हो तो आप ये जो बगैर वर्दी के ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ हैं, आप इन सब का मुकाबला कर सकते हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ आखिर में, और बड़ी आजिज़ी के साथ ये बात करूंगा। यहाँ पे बड़ी बहुत सी तजावीज़ दी गई हैं, उसमें से एक तजवीज़ ये भी है कि कमेटी बना लें, उस कमेटी को ये टास्क सौंप दें। कमेटियाँ तो बहुत सी बनती रही हैं, एक कमेटी का तो मैंने भी जिक्र किया, इशफाक साजिद वाली कमेटी। देखें यहाँ पे एक कमेटी जो है वो मतीउल्लाह जान साहब पे जो 2017 में अटैक हुआ था उसकी भी बनी थी। वो पीछे बैठा हुआ मेरा दोस्त मुबारक ज़ेब, उसको देख के मुझे याद है। तो मुबारक ज़ेब साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे RIUJ के, तो इन्होंने एक हमें टास्क दिया था। तो अगर किसी को नहीं पता तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उस कमेटी के जो मेंबरान थे, खास तौर पे सगीर चौधरी और कल्बे अली, उनके साथ बहुत ज्यादा उन पर दबाव डाला गया और वो कुछ हुआ जो कि शायद उन्होंने नहीं बताया। इसके बावजूद उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके दे दी। अब मतीउल्लाह जान साहब जो है ये विक्टिम है। जिस तरह मेरी जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों वाली रिपोर्ट है वो अभी तक सामने नहीं आई, तो मैं भी जगह जगह बात करता हूँ ना, रिपोर्ट क्यों नहीं आई। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने रिपोर्ट देनी है, नहीं दी। तो मतीउल्लाह जान की रिपोर्ट जो है वो तो मैंने बना के दे दी थी मुबारक ज़ेब को, वो क्यों नहीं आती भाई? ये जरा तो ये उसमें कोई ना कोई वजह होगी, टेक्निकल वजह होगी कि जी वो रिपोर्ट कंपाइल नहीं हुई, उसमें कोई उसको अरेंज करना है। तो मैंने पिछले दिनों भी इनसे गुजारिश की थी, दोबारा वो बैठे हुए, उनसे गुजारिश है, और आबिद अब्बासी साहब आपसे भी गुजारिश है, इसलिए कि आप वो बहादुर आदमी हैं जिन्होंने इशफाक साजिद के साथ मिलकर 2010 में मेरे वाली रिपोर्ट जो रिलीज कर दी थी। तो ये मतीउल्लाह जान साहब वाली रिपोर्ट जो है वो भी रिलीज कर दें, वो मुबारक ज़ेब साहब आपको दे देंगे, आप रिलीज कर दें। तो अगर आप रिलीज कर देंगे तो उससे ये एक हौसला पैदा होगा, मुझे भी हौसला पैदा होगा कि आइंदा से अगर फिर कोई ऐसा आप हमें टास्क दे दें तो हम दोबारा आपके साथ खड़े होंगे और दोबारा ऐसी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और दोबारा उनको एक्सपोज करेंगे। और उसमें मतीउल्लाह जान साहब ने हमें अपनी जुबान से कुछ नहीं बताया, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है इनके पास एविडेंस ना हो, लेकिन हमने जो निकाल लिया, और खास तौर पर सगीर चौधरी को मैं दाद देता हूँ, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उसने अपनी जान पे खेल के जो हकायक निकाल के लेके आया और जो बताए, वो जब आपको पता चलेंगे तो रियलाइज होगा आपको भी और जो बाकी जो कंसर्न इदारे हैं कि कातिल का तो हमें हमेशा से पता है, कातिल का हमें हमेशा से पता है, हम उसका नाम भी लेते हैं लेकिन उसके पास उसके खिलाफ सबूत नहीं होता। तो अगर मैं समझता हूं कि ये छोटा सा काम है, ये अगर आपने ये छोटा सा काम कर दिया तो उसके बाद आपको चाहिए, अब मैं एक ऐसी बात करने लगा हूं कि शायद आपको अच्छी ना लगे, आप मतीउल्लाह जान वाली रिपोर्ट जो है वो जारी कर दें, उसके बाद आप एक नई कमेटी बनाएं, उसमें आप मतीउल्लाह जान को भी डाल दें और मुझे भी डाल दें, हम आपको बताएंगे कि अरशद शरीफ को किसने कत्ल करवाया।